और ईरान इजरायल युद्ध को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान को लेकर ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान से शांति वार्ता के लिए उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया। ये ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को ट्रंप की सलाह है। यहां देखिए चेतावनी भी दी गई है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है कि समझौते की शर्तें मान ले ईरान और हजारों जानें बच जाएंगी। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ईरान से बातचीत को लेकर ज्यादा इच्छुक नहीं हूं। ट्रंप आगे ये कहते हैं कि हमें ईरान से सिर्फ पूरी तरह का आत्मसमर्पण चाहिए, ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो बहुत बड़ा बयान यहां पर ईरान को ये चेतावनी ट्रंप की तरफ से सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, इजरायल से भीषण जंग के बीच ईरान बहुत बड़ी मुश्किलें फंस गया है। अगर अगले कुछ दिनों में ईरान ने परमाणु समझौते पर साइन नहीं किया तो हो सकता है कि तेहरान पर 8 देशों से मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि अब दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों वाले ग्रुप G7 ने भी खुलकर इजरायल का समर्थन किया है और ईरान को आतंक का सबसे बड़ा अड्डा बता दिया है। यानी कि अब ईरान के पास घुटने टेकने के अलावा शायद कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। इजराइल ने कह दिया है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अमेरिका ने कह दिया है कि ईरान को परमाणु बम का मालिक नहीं बनने देंगे। अब G7 देशों ने भी कह दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार कभी नहीं होने चाहिए। इजराइल से आसमानी जंग के दौरान ईरान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। एक दिन पहले तक सिर्फ 2 देश ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए खड़े थे, लेकिन अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ खड़े होने वाले देशों की संख्या 8 हो गई है। इजराइल और अमेरिका के साथ अब G7 देश ईरान की जिद के आगे विनाशकारी बवंडर बनकर खड़े हो गए। G7 देशों ने ईरान के खिलाफ इजराइल को एक तरफा समर्थन दिया है। दुनिया की 7 सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं का ये वो समूह है जो किसी देश के पीछे पड़ जाए तो उसे पूरी तरह कंगाल करके छोड़े। यानी कि अब ईरान के 2 नहीं बल्कि 8 दुश्मन हो गए हैं। दुश्मन नंबर 1 इजराइल, दुश्मन नंबर 2 अमेरिका, दुश्मन नंबर 3 ब्रिटेन, दुश्मन नंबर 4 फ्रांस, दुश्मन नंबर 5 जर्मनी, दुश्मन नंबर 6 जापान, दुश्मन नंबर 7 इटली और दुश्मन नंबर 8 कनाडा। इस बार कनाडा में आयोजित G7 समिट में ईरान के खिलाफ जो प्रस्ताव पेश हुआ है उससे बंकर में बैठे खामनेई की नींद उड़ चुकी है। परमाणु बम बनाने की जिद पर अड़े ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने के बारे में अब 1 नहीं 10 नहीं बल्कि 100 बार सोचना पड़ेगा। कनाडा से जो संदेश तेहरान पहुंचा है उसका सीधा मतलब यह है कि या तो ईरान परमाणु बम बनाने की जिद छोड़ दे, वरना ईरान को इराक बनते देर नहीं लगेगी। कनाडा के अल्बर्टा में हुई बैठक में G7 ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। G7 देश इजराइल की सुरक्षा के समर्थन में है। ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवाद का प्रमुख स्रोत है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। यानी G7 ने सीधे सीधे ईरान को मिडिल ईस्ट में आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा घोषित कर दिया है। यानी कि G7 के मुताबिक ईरान के हाथ में परमाणु बम होने का मतलब है पूरी दुनिया में खौफ, दहशत और आतंक का माहौल, क्योंकि जो ईरान, हमास, हिजबुल्लाह
और हूती जैसे आतंकी संगठनों को मिसाइल तकनीक देकर आतंकवाद को बेकाबू करने की सोच रखता है, उस ईरान के हाथ अगर परमाणु बम लग जाए तो इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि ईरान के परमाणु हथियार आतंकी संगठनों के हाथों में नहीं सौंपे जाएंगे। G7 का यह बयान ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन को खुला समर्थन है। यानी कि अब तक ईरान में चुनिंदा टारगेट पर हमला करने वाला इजराइल तेहरान पर बारूदी बारिश की झड़ी लगा देगा। And we have ours. Israeli government throughout the history of the State of Israel have always been very crystal clear with regards to a nuclear capability of our enemies. It has to be removed at once. We've attacked in Iraq in 1981, we've attacked in Syria in 2007, and now it happened that we had to attack in Iran before it's too late. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन बीच में ही छोड़ दिया और वॉशिंगटन वापस आ गए। ट्रंप ने अपनी वापसी की वजह ईरान इजराइल युद्ध को बताया है। सोमवार को ग्रुप फोटो के दौरान ट्रंप ने कहा कि काश मैं कल के लिए रुक पाता, लेकिन वो समझते हैं ये बहुत बड़ी बात है। G7 से ट्रंप के अचानक जाने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चुटकी लेते हुए कहा कि ट्रंप G7 समिट बीच में छोड़कर वॉशिंगटन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर कराने के लिए एक स्पेशल ऑफर है। इस पर ट्रंप ने मैक्रों पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैक्रों को बिल्कुल नहीं पता कि मैं वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं। ट्रंप ने मैक्रों को पब्लिसिटी सीकर बताते हुए कहा कि वो अक्सर गलत बयान देते हैं। Écoutez, il y a une offre qui a été faite, en effet. There is an offer that has been made, indeed, of meetings and exchanges. There is an offer that has been made, especially to have a ceasefire and to initiate broader discussions. And I think this is a very good thing. So now we need to see what the stakeholders will do. The president spoke a few minutes ago to say that there were ongoing discussions, which is a good thing. And so if the United States of America can achieve a ceasefire, it is a very good thing, and France will support it, and we wish for it. Then, I say it is absolutely essential that all strikes from both sides against energy, administrative, and cultural infrastructures, and even more so against the civilian population, cease. Nothing justifies this, and they are absolutely intolerable. माना जा रहा है कि इजराइल ने खामनेई के खात्मे का फाइनल ब्लूप्रिंट बना लिया है, इसलिए ट्रंप को अचानक अमेरिका वापस लौटना पड़ा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ईरान के सामने इजराइल जैसा दुश्मन है जिसने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को जमीन के 80 फीट नीचे बने बंकर में भी मौत की नींद सुला दिया था। इसलिए अमेरिका भी मानता है कि ईरान में बना कोई भी बंकर खामनेई के लिए सुरक्षित नहीं है। एक दिन पहले दिए इंटरव्यू में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी बता दिया था कि ईरान के साथ इजराइल की जंग कब खत्म होगी। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि खामनेई की हत्या से तेहरान और तेल अवीव के बीच चल रही जंग खत्म हो जाएगी। It's not going to escalate the conflict, it's going to end the conflict. We had the peace talks, we gave it a chance. We've, clenched our teeth. We did everything we could to enable President Trump to negotiate the desired result, and that would have been preferable for us and I think for everyone. But we saw in the course of the negotiations, while they were negotiating with the United States, the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. इस बीच ट्रंप ने ईरान को फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान परमाणु हथियार के बहुत करीब है, इसलिए अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समस्या का वास्तविक अंत चाहता है।
लेकिन अगर ईरान ने परमाणु समझौता नहीं किया तो तेहरान में रह रहे लोगों को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। पूरी दुनिया जानती है कि ईरान पर इजराइल के हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है, इसलिए अब ईरान पूरी दुनिया को ये खुलेआम कहकर बता रहा है कि अगर ट्रंप चाहे तो युद्ध खत्म हो सकता है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि नेतन्याहू जैसे किसी व्यक्ति को चुप कराने के लिए वॉशिंगटन से केवल एक फोन कॉल की जरूरत है। इसके जवाब में अमेरिका में इजरायली राजदूत जैक लेव ने कहा कि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास ईरान की फोर्डो परमाणु सुविधा पर हमला करने में सक्षम बम है। यानी इजराइल ने साफ संकेत दे दिया कि अगर अमेरिका उसे अपनी बंकर बस्टर मिसाइल दे दे तो युद्ध खत्म करने में उसे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान को लेबनान में हुए पेजर ऑपरेशन की याद दिलाते हुए धमकी दी कि अगले 5 दिनों में ईरान को हैरान करने वाला ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा, जिसके आगे लेबनान में हुआ पेजर ऑपरेशन भी छोटा पड़ जाएगा। और ईरान इजराइल वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का बहुत बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। IRGF की तरफ से ये कहा गया है तेल अवीव में मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। IRGF ने यह भी कहा है कि मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले की तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। आग की लपटों में जलता हुआ नजर आ रहा है मोसाद का हेडक्वार्टर। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का ये बहुत बड़ा दावा जो है वो सामने आया है। तेल अवीव में लगातार जो है ईरान की तरफ से भीषण प्रहार किए जा रहे हैं, इस बीच मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। साथ में ये भी कहा गया है IRGF की तरफ से कि उन्होंने हमले की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें गिरा रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, दहशत फैल रही है। बड़े बड़े शहरों में विनाश की नई इबारत लिखी जा रही है, लेकिन जंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके बाद अब लोगों को डर सता रहा है कि कहीं न्यूक्लियर वॉर शुरू ना हो जाए। सवाल यह है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच की जंग नए परमाणु युद्ध की आहट है? दुनिया पर मंडरा रहा परमाणु युद्ध का खतरा। इजराइल सटीक हमले कर रहा है ईरान के ऊपर। ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, ईरान ने भी पलटवार किया, हमले किए हैं इजराइल पे। इजराइल ईरान की जंग तबाही की नई कहानी। ट्रंप ने कहा है कि उनको सीज फायर से कोई मतलब नहीं है, उनको सीज फायर नहीं चाहिए, उनको ईरान के न्यूक्लियर हथियारों का खात्मा चाहिए। इसके बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ईरान में युद्ध दुनिया पर मुश्किल। को अगर मिला जुला के देखा जाए तो एक परमाणु युद्ध का खतरा बहुत ही गंभीर और बिल्कुल बना हुआ है। क्या इजराइल ईरान की जंग नए परमाणु युद्ध की दस्तक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजरायली सेना ईरान को न्यूक्लियर विहीन बनाने के लिए लगातार उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर रही है। इस बीच ईरान की ओर से परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर दिए गए बयान से दुनिया भर में चिंता है। ईरान और इजराइल के बीच परमाणु युद्ध की धमकी ने वैश्विक सुरक्षा को गंभीर संकट में डाल दिया है। क्या इजराइल के हमले से ईरान अब नहीं बचेगा? क्या ईरान अमेरिकी हथियारों की मार नहीं झेल पाएगा? क्या ईरान को बचाने पुतिन जिनपिंग नहीं आएंगे? क्या एटम बम की जिद में एक देश मिट्टी में मिल जाएगा?
दुनिया भर में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसे युद्ध की घोषणा मानते हुए ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बौछार की, जिससे तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। इस संघर्ष में अमेरिकी दूतावास भी प्रभावित हुआ। ईरान ने तो यहां तक चेतावनी दे डाली कि अगर इजराइल उस पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान जवाबी परमाणु हमला करेगा, जिसके बाद विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। हालांकि पाकिस्तान ने खुद ईरान के दावे को खारिज कर दिया है। چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی इंशाअल्लाह जलूए मिल्लत में ख्वाहिद। पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है, और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त। इस वक्त दुनिया के सभी देशों में सबसे ज्यादा इस बात का ही डर है कि कहीं इजराइल ईरान युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न हो जाए। हालत यह है कि G7 की बैठक के बीच में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका लौट आए हैं। ईरान इजराइल युद्ध में दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं युद्ध लंबा चला तो हिरोशिमा और नागासाकी वाला हाल इजराइल और ईरान के किसी शहर में ना हो जाए। दुनिया के कई देश, खासकर मध्य पूर्व के देशों को परमाणु बटन दबने को लेकर डर काफी बढ़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट में टेंशन इस कदर बढ़ चुकी है कि दुनिया सांसें थामे इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को देख रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या 2025 में महाविनाश होने वाला है? ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होता है तो वो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन जब ईरानियन रजीम की बात करें, जब उनके अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़ा होगा, तो ये बिल्कुल संभव है कि ईरान एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल इजराइल के ऊपर कर पाए और करे। और अगर ऐसा करता है तो इजराइल को जवाबी कार्रवाई के अंदर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जब ये सारी कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान की दी हुई धमकी या आश्वासन को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। और इन सब को अगर मिला जुला के देखा जाए तो एक परमाणु युद्ध का खतरा बहुत ही गंभीर और बिल्कुल बना हुआ है। तो मध्य पूर्व में युद्ध की बिसात बिछ गई है। ईरान के खिलाफ इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन का पड़ला भारी है, और जितना नुकसान इजराइल ने ईरान पर अभी तक किया है उससे ये लगता है कि यह युद्ध इजराइल के फेवर में जाएगा, और ईरान जैसा बड़ा मुल्क एक बार फिर अपनी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा को स्केल डाउन करने पर मजबूर होगा, और उसके साथ अमेरिका की दी हुई उन शर्तों को मानने के लिए मजबूर होगा जिसका विरोध ईरान अब तक करता आया है। अब यही जानना बाकी सभी जवाब इजराइल के हमले दे रहे हैं। इजराइल ने ईरान को 4 दिन में ही चारों खाने चित कर दिया है। इजराइल जहां चाह रहा है वहां घुसकर मार रहा है, जिसे चाह रहा है उसे बम से उड़ा दे रहा है। ईरान का इलाका कोई भी हो अब इजराइल के शिकंजे में है। इजराइल की एयरफोर्स हर गुजरते दिन भयावह हमले करती जा रही है। गिन गिन कर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने ढहाए जा रहे हैं। चुन चुन कर ईरानी सेना के कमांडर मारे जा रहे हैं। नौबत तो यह आ गई है कि ईरान को सेना में अफसर नहीं मिल रहे। ईरान जिन्हें टॉप कमांडर बनाता है उसकी मौत का ऐलान इजराइल कर डालता है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि जंगी जेट से बमबारी कर
ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी को मौत के घाट उतार दिया गया है। उनके डिप्टी मोहम्मद हसन मुहक्किक, कुछ फोर्स इंटेलिजेंस के चीफ मोहसिन बकरी और उनके डिप्टी अबू अल-फद्ल निकोवई को भी इजराइल ने बारूद से भूनकर भस्म कर दिया है। הישראלי שולט בשמי טהרן. בשינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. उधर ईरान युद्ध में जीत के लिए एटमी हमले की तैयारी शुरू कर चुका है। ईरान के इस रुख का पता उसके परमाणु व प्रसार संधि से अलग होने के ऐलान से हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने बताया है कि संसद में एनपीटी से बाहर निकलने के लिए बिल बनाया जा रहा है। खामनेई ने परमाणु अप्रसार संधि को खारिज कर दिया है। संधि से अलग होते ही ईरान खुलेआम परमाणु हथियार विकसित कर सकेगा। ईरान पर लगी यूरेनियम संवर्धन की रोक बेमानी हो जाएगी। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आईएईए की निगरानी भी खत्म हो जाएगी। ईरान ने एटम बम बनाया तो खाड़ी देशों में एटम बम बनाने की रेस शुरू होगी। इसके साथ ही ईरान सबसे पहले परमाणु धमाके से दुश्मनों को जवाब देगा। मतलब जिस युद्ध की शुरुआत ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए हुई, जिस युद्ध को इजराइल ने ईरान के एटमी अड्डों की तबाही के लिए शुरू किया, जिस युद्ध से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे की बर्बादी तय की जा रही है, वही युद्ध एटमी युद्ध बनता जा रहा है। इजराइल जिस तरह ईरान के न्यूक्लियर अड्डे दहला रहा है, इजराइल ने जिस तरह ईरान के शहरों को जलाया है, उससे ईरान का सब्र जवाब देता जा रहा है। ईरान अपनी जान बचाने के लिए परमाणु बम का धमाका करने पर मजबूर होता जा रहा है। ईरान की न्यूक्लियर मिसाइलों का टारगेट तेल अवीव ही नहीं, खाड़ी के कई मुल्क बन सकते हैं। इसका सिग्नल लाविजान के बंकर से मिलने लगा है, वही सुपर सीक्रेट बंकर जहां ईरान का वॉर हेडक्वार्टर है। इजराइल के भीषण हमलों के बीच सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लाविजान बंकर को ठिकाना बना लिया है। लाविजान बंकर तेहरान में सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास के करीब 16 किलोमीटर दूर है। इस बंकर की निगरानी ईरान की सेना करती है। यहाँ पर मिसाइल गिराना आसान नहीं है। लाविजान में ही ईरान के जमीनी सेना का मुख्यालय है और यहीं से पूरी जंग की मॉनिटरिंग की जा रही है। ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लाविजान में ही मिसाइल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा कारखाना है। लाविजान में ही ईरान की यूरेनियम साइट है जो अंडरग्राउंड बंकर में बनाई गई है। एजेंसी के मुताबिक इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित यूरेनियम ठिकाना माना जाता है। अगर लाविजान में हमला होता है तो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। मगर अमेरिका युद्ध में शामिल होने से बच रहा है। ट्रंप धमकियों से काम चला रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल के हमले से डरकर ईरान उनसे फौरन एटमी डील साइन कर ले, जिसके हालात फिलहाल तो बनते दिख नहीं रहे। ईरान जंग में डटा हुआ है, मजबूती से पलटवार भी कर रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई को चीन और रूस से पूरी मदद का भरोसा भी मिला है। मुस्लिम देशों ने भी ईरान का साथ देने का यकीन दिलाया है। दूसरी तरफ अमेरिका युद्ध में शामिल होने से बच रहा है। ट्रंप धमकियों से काम चला रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल के हमले से डरकर ईरान उनसे फौरन एटमी डील साइन कर ले, जिसके हालात फिलहाल तो बनते नहीं दिख रहे। ईरान जंग में डटा हुआ है, मजबूती से पलटवार भी कर रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई को चीन और रूस से पूरी मदद का भरोसा भी मिला है। मुस्लिम देशों ने भी ईरान का साथ देने का यकीन दिलाया है। ऐसे में सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं ये टकराव
परमाणु युद्ध में न बदल जाए और कहीं दुनिया को एक और हिरोशिमा नागासाकी का सामना न करना पड़े। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। इजरायल ने 2 मिसाइलों को तबाह कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, इजरायल के रक्षा मंत्री की तरफ से ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी सामने आई है और हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले का वीडियो भी सामने आया है। लेकिन खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा होगा, ये जो है रक्षा मंत्री की तरफ से बहुत बड़ा बयान जो है सामने आया है। तेहरान में सरकारी और सैन्य ठिकानों पर हमला जारी रहेगा। तो देखें यहाँ पर किस तरीके से दोनों तरफ से लगातार वार पलटवार की जो स्थिति है वो देखी जा रही है। भीषण जंग जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स की ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा होगा, तेहरान में सरकारी और सैन्य ठिकानों पर हमला जारी रहेगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी उनकी तरफ से सामने आई है। जून 2025 इजराइल की वायुसेना ने सुबह तड़के ईरान पर ऐसा हमला किया जिसने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। वजह यह थी कि यह हमला तबाही से बड़ा संदेश देने वाला था। इजराइल ने पूरी रणनीति के तहत इस हमले को कई चरणों में अंजाम दिया। पहला, ईरान के बड़े सैन्य अधिकारियों पर निशाना। दूसरा, ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिकों पर निशाना। तीसरा, ईरान के बड़े परमाणु ठिकानों पर निशाना। चौथा, ईरान के मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम पर निशाना। और पांचवा, ईरान की राजधानी में सैन्य ठिकानों पर निशाना। इजराइल ने इस हमले के लिए F-35 और F-16 स्टिल्थ फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया और नतीजा ये रहा कि इस हमले में ईरान के 20 से अधिक बड़े सैन्य अधिकारी मार दिए गए। जिनमें ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी, ईरानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, IRGC की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादेह, खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के चीफ जनरल गोलमाली रशीद और IRGC के खुफिया संगठन के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद कासमी। यही नहीं, इजराइल के इस हमले में ईरान के कई बड़े परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए, जिनमें ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन के पूर्व प्रमुख फेरेदौन अब्बासी, यूरेनियम संवर्धन विशेषज्ञ अब्दुल हमीद मिनोउजहद, प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक अहमद रेजा जुल्फाघारी, नतांज परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सैयद अमीर हुसैन फैकही और रिक्टर थर्मल डिजाइन के एक्सपर्ट मोहम्मद मेहदी तहरे नची। इजराइल के इस हमले ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही बिजली आपूर्ति सिस्टम को बर्बाद कर दिया। तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हेडक्वार्टर तबाह हो गया और कई बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गईं। ईरान की सड़कों पर मलबों का ढेर ईरान की बर्बादी बयां कर रहा था। इजराइल ने ईरान पर किए इस हमले को नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। 14 जून 2025। अब बारी थी ईरान की तरफ से इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का जवाब देने की और इसके लिए ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन टू प्रॉमिस। खुद पर हुए हमले का जवाब देते हुए
ईरान ने 13 और 14 जून की रात इजराइल पर धावा बोल दिया। ईरान ने इजराइल में तेल अवीव और यरूशलेम में एक साथ 100 से 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसने रिहायशी इलाकों में तबाही मचा दी। ईरान ने इस दौरान इजराइल के हाइफा में अटैक किया। हालात ये रहे कि इजराइल के कई शहरों में रात से ही सायरन बजना शुरू हुए, जो पूरे दिन बजते रहे। हालांकि इजराइल की तुलना में ईरान का हमला बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी इजराइल ने इस हमले के जवाब में तेहरान में गैसोलीन डिपो को ब्लास्ट के साथ तबाह कर दिया। इस्फहान में परमाणु रिसर्च सेंटर पर हमला करके कई इमारतों को तबाह कर दिया। इजराइल ने पश्चिमी ईरान के उस अंडरग्राउंड सेंटर को भी निशाना बनाया, जहां बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें रखी हुई थी। 15 जून 2025। 15 जून को ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दूसरा चरण शुरू किया और 15 जून को बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के ऊर्जा संयंत्रों के साथ ही फाइटर डेट फ्यूल सेंटर को निशाना बनाया। ईरान ने इस दौरान हाइफा रिफाइनरी को भी टारगेट किया, लेकिन इजराइल डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और लगातार दूसरे दिन इजराइल के शहरों में सायरन की गूंज सुनाई पड़ती रही। बदले में इजराइल ने भी फिर से जवाबी कार्रवाई की और ईरान में एक के बाद एक कई हमले किए। इजराइल ने तेहरान में रक्षा मंत्रालय पर फिर से हमला किया। इसके साथ ही तेल और गैस डिपो को आग का गोला बना दिया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने सैन्य ठिकाने, मिसाइल सेंटर, सैन्य फ्यूल डिपो के साथ हथियारों के डिपो को भी तबाह कर दिया। 16 जून 2025। अब फिर से जवाबी कार्रवाई की बारी थी ईरान की, और इस बार ईरान ने इजराइल पर बदले की सबसे बड़ी कार्रवाई की। ईरान की मिसाइलों ने एक साथ इजराइल के 9 शहरों को निशाना बनाया, जिनमें वो शहर भी शामिल थे जो इजराइल के सबसे सुरक्षित शहर माने जाते हैं। ईरान का इस बार का हमला कितना खतरनाक था कि खुद नेतन्याहू ने दावा कर दिया कि एक मिसाइल का टारगेट उनके बेडरूम की खिड़की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। 16 जून के हमले में ईरान ने एक साथ तेल अवीव, यरूशलेम, बटियम, रेहोवोत, हाइफा, पेटाह तिक्वा, रामत गान, रिशोन लेजियन और बेयर शेवा पर कहर बरपाया, जिसके बाद कई शहर मलबे के ढेर में बदल गए। ईरान के सबसे बड़े हमले में 10 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों इजरायली जख्मी हालत में अस्पतालों में पड़े हैं। 17 जून 2025। जाहिर है अब जवाब की बारी इजराइल की थी और उसने किया भी। इजराइल ने इस बार ईरान के सरकारी चैनल को निशाना बनाया और तबाही मचा दी। इजराइल के हमले की यह वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है, जिसमें लाइव टेलीकास्ट के दौरान इजराइल की मिसाइलों ने अटैक कर दिया और एंकर को स्टूडियो छोड़कर भागना पड़ा। इजराइल ने दावा किया है कि आज के हमले में भी खामनेई के ईरानी सेना के प्रमुख अली शादमानी को भी उसने मार गिराया है। आज के हमले के जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में ईरान के मोसाद के मुख्यालय को भी निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। इसके साथ ही तेल अवीव के सैन्य ठिकाने और रिहायशी इलाकों को भी ईरान ने निशाना बनाया। कुल मिलाकर 13 जून से शुरू हुआ हमला हर दिन और घातक होता जा रहा है और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। 5 दिनों से चल रहे इजराइल ईरान युद्ध में अब तक ईरान के 300 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि 30 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। दोनों ही तरफ से 3000 से ज्यादा लोग एक दूसरे के हमले में घायल हुए हैं। इजरायल और ईरान के बीच लगातार हो रही बमबारी और बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने का अभियान शुरू कर दिया है। 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों का पहला बैच अब ईरान से निकलकर
आर्मेनिया की सीमा तक पहुंच चुका है, जहां से उन्हें फ्लाइट के जरिए भारत लाया जाएगा, क्योंकि हर बदलते वक्त के साथ ईरान में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। इजराइल का अंधाधुंध वार, धुआं धुआं तेहरान। इजराइल के हमलों से ईरान में भगदड़, तेहरान छोड़कर भाग रहे लोग, पलायन के बीच तेहरान की सड़कें हुई जाम। इजराइल के भीषण हमलों के बीच ईरान की राजधानी तेहरान से भारी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। राजधानी तेहरान में विस्फोटों की आवाजें रात भर गूंजती रही हैं। सआदत आबाद जैसे अमीर इलाकों तक हमलों की जद में आने के बाद अब शहरवासियों का पलायन शुरू हो गया है। आलम यह है कि तेहरान की सड़कें पलायन को मजबूर लोगों से पटी पड़ी हैं। हर कोई तेहरान छोड़कर जाना चाह रहा है। इजराइल की तरफ से की जा रही जबरदस्त बमबारी से डरे लोग तेहरान की सुरंगों, तहखानों में छिपने को मजबूर हैं। जिस जगह पर आम लोग शरण ले रहे हैं वो 1980 के दशक के दौरान ईरान इराक युद्ध में किया गया था। ऐसे में कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा है। भारत ने भी ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खबर है कि पहले बैच में ईरान से 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों का पहला बैच छोड़ेगा और ईरान से आर्मेनिया की सीमा तक पहुंचेंगे और फिर आर्मेनिया से छात्रों को फ्लाइट के जरिए भारत लाया जाएगा। ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो तुरंत दूतावास से संपर्क करें। साथ ही दूतावास ने भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के नागरिकों को सलाह दी है कि अगर उनके पास खुद के साधनों से तेहरान से बाहर निकलने का विकल्प है तो वो तुरंत ऐसा करें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने 3 इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर कॉल करके छात्र और नागरिक मदद ले सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक ईरान में करीब 10,765 भारतीय हैं, जिनमें करीब 1,500 स्टूडेंट्स हैं। इनमें ज्यादातर लोग कारोबारी और शिक्षाविद हैं। ईरान के ज़ादेहान और तेहरान में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। युद्ध के बीच तेहरान को खाली करने के सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें लोग ईरान से तुर्की भागने की कोशिश कर रहे हैं।